हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो हमारे पास हमने जो ये क्वेश्चंस लिए हैं वो हमारे 1993 जो कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल में नॉन मेडिकल के लिए, तो ये उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसकी आयनाइजेशन हुई है। आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है, राइट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा जी ऑप्शन सी, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म है वो किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। बट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ठीक है, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, राइट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आपको ये चीज याद रखना है। बट क्योंकि उसने ये पूछा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब वो अभी, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बात कर रहा है। अगर वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आपसे पूछता है तो वहां पर जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है, तो वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। ठीक है, कहते हैं पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है। अगेन आंसर इज सेम, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की, वो किसकी वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किससे रिलेट करेंगे, एटॉमिक नंबर से, राइट। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज एटॉमिक नंबर। उसके बाद है जी, जीरो ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखो जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, मेंडलीव सर ने, ठीक है, तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स बनाए थे, है ना। बट जब बाद में नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो उन्होंने अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को भी प्लेस किया और उसको किसका नाम दे दिया, उसे नाम दे दिया था जीरो ग्रुप का। तो मीन्स जो हम ये बोलते हैं ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं या फिर नोबल गैसेस भी बोलते हैं, वो नेम किसने दिया था जी, मेंडलीव सर ने ये नेम दिया था, राइट। उसके बाद है जी, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, तो दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एलिमेंट विच इज साइटेड एज एन एग्जाम्पल टू प्रूव द वैलिडिटी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब देखो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो हम उसमें स्टडी करते हैं कि मेंडलीव सर ने पहले से ही कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दिया था जो कि उस टाइम पर अनडिस्कवर्ड थे। ठीक है, लाइक जर्मेनियम, लाइक गैलियम। ठीक है, उन्होंने गैलियम, देखो गैलियम को क्या नाम दिया था, उन्होंने नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम को क्या नाम दिया था, इक्का सिलिकॉन। पर जब बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी जैसा कि हमारे पास, जैसा कि मेंडलीव सर ने प्रिडिक्ट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दैट इज गैलियम, राइट। उसके बाद है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज शोन बाय।
आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है जी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम एक पीरियड में मूव करते हैं, ठीक है, तो हम जब पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना किस ग्रुप में से डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स तो हमारे क्या है जी, फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप है, इनका साइज तो क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, तो इसका मतलब इसके लिए हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं होगा। फिर सेकंड दिया एल्केलाइन, एल्केलाइन भी हमारे पास सेकंड ग्रुप है, ठीक है। फिर दिया ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हमारे पास कहाँ से कहाँ होंगे, थर्ड टू ट्वेल्थ ग्रुप तक होंगे, ठीक है। तो अगेन ये भी नहीं होगा आंसर। हेलोजन का साइज इन सभी में से क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट किसके लिए होगा जी, हमारे हेलोजन के लिए, राइट। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स वाज मेड बाय, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, मींस जो पीरियोडिक टेबल पर काम किया था, सबसे पहले किसने किया था जी, डोबिनियर साइंटिस्ट ने, ठीक है। सबसे पहले डोबिनियर साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था। उसके बाद हमारे पास आया था जी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, ठीक है, लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन आई थी, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या आया था जी, मेंडलीव क्लासिफिकेशन, राइट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आती है, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आती है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जी ऑन डिक्रीजिंग अ ग्रुप, डिक्रीजिंग अ ग्रुप नहीं आएगा, ऑन डाउन द ग्रुप आएगा जी, ठीक है। ऑन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज, मींस जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप आंसर क्या रहेगा आपका, इंक्रीज। उसके बाद है जी हमारे पास लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड। अभी हमने डिस्कस किया आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है जी, आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो हमारे पीरियड में अल्कली मेटल्स का साइज क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, अल्कली मेटल्स का साइज। अगर अल्कली मेटल का साइज हमारे पास लार्जेस्ट है तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होगी, ठीक है। इट हैज लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा जी, ऑप्शन ए, दैट इज अल्कली मेटल्स। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एनालॉगस टू लेंथेनॉइड्स, ठीक है। तो लेंथेनॉइड्स के जो एनालॉगस हैं वो क्या है जी, हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, उसने लिखा है एनालॉगस टू लेंथेनॉइड्स, ठीक है, दैट इज कार्बाइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो, ठीक है, ये अगेन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर रहेगा जी एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, अगेन एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वो बात कर रहा है, तो दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द नॉन एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, फोर ब्लॉक्स, ठीक है। इसका आंसर आपके पास रहेगा जी फोर ब्लॉक्स, ठीक है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स ये यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री ब्लॉक्स लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ऐसे है। पर यहाँ पर देखो आपके पास हाँ, यहाँ पर देखना जी ऐसे, देखो ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, एस, पी, डी एंड एफ, ध्यान से देखना। अब है ना यहाँ पर उसने क्या लिखा है, थ्री ब्लॉक्स, यहाँ पर कोमा आना चाहिए था, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो बिल्कुल ठीक है जी, देखो ये एफ ब्लॉक के अंदर ही आ जाएगा ना, एफ ब्लॉक के अंदर।
तो अगर इस तरीके से आपके पास यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो देखो होते कितने हैं, 4 ब्लॉक्स। वैसे ना ये यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा हुआ है कि लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है, 3 ब्लॉक्स लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए जी। ऑप्शंस आने चाहिए जैसे कि 3 ब्लॉक्स आ गया पहले वाले में, ठीक है, फिर 4 ब्लॉक्स आ गया, उसके बाद ऑप्शन में अगर चलो उन्होंने ऐसे मेंशन भी कर भी दिया, मान लो 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक एंड लेंथेनॉइड्स, ठीक है, बट ये आपका करेक्ट नहीं होगा, मतलब बीच में एंड आना चाहिए, एंड यहाँ पर अलग से मेंशन होना चाहिए, राइट। उसके बाद ऑप्शन डी हमारे पास क्या है जी, ऑप्शन डी में हमारे पास, ठीक है, वो उसने क्या लिखा है यहाँ पर, 3 ब्लॉक्स, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, 4 ब्लॉक लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेगा, हमारे पास 4 ब्लॉक, ठीक है, 4 ब्लॉक में ही हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं, है ना, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, इन द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, हमारे पास अक्रॉस अ पीरियड हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, कैसे मूव कर रहे हैं, अक्रॉस अ पीरियड, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, तो जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, अगर आपने देखा भी होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो देखो जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है ना, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटेलिक, है ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड, राइट। अब देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, डिक्रीज, और अक्रॉस अ पीरियड क्योंकि जो साइज है वो क्या हो जाता है, स्मॉल, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, डिक्रीज, और यहाँ पर इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, एक पीरियड में अगर हम चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अल्कोहल इन वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 2 बाय, देखो एक है अल्कोहल और एक है वाटर, ठीक है, तो अल्कोहल और वाटर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं जी, सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। देखो अगर हमारे पास हो इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड्स, तब तो हम यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, और अगर हमारे पास है जी मिसिबल लिक्विड, ठीक है, मिसिबल लिक्विड, तो मिसिबल लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, राइट। एक हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है जी, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, जब दोनों लिक्विड्स के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस हो वो क्या हो जी, लेस देन 5 केल्विन, ठीक है, इफ डिफरेंस ऑफ 10 केल्विन है जी, सॉरी, if difference of boiling point of liquids are less than 10 केल्विन, ठीक है, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसमें हमारे पास क्या है जी, डिस्टिलेशन यूज होगी अल्कोहल एंड वाटर के लिए। उसके बाद है जी, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय, ठीक है, अब एसीटोन और मिथेनॉल, ठीक है, एसीटोन और मिथेनॉल हमारे पास क्या होते हैं, दोनों मिक्सिबल लिक्विड होते हैं, बट जो इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, एसीटोन के लिए 338 और मिथेनॉल के लिए होता है जी 330, मीन्स जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या है जी, लेस देन 10 केल्विन, तो इसलिए इसके लिए क्या यूज होगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टिलेशन तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन उसके लिए यूज होती है जहां पर जो कंपाउंड्स क्या हो, स्टीम वोलेटाइल हो नेचर में,
अभी आगे आएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी एनिलीन इज प्योरीफाइड बाय, ठीक है। एनिलीन को हम किससे प्योरीफाइड करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से, ये आप लर्न रखना, क्योंकि जो एनिलीन है ये क्या है? एनिलीन इज स्टीम वोलेटाइल, ठीक है। एनिलीन इज स्टीम वोलेटाइल, जब इसकी स्टीम बनती है तो ये क्या हो जाता है? इवेपोरेट यहाँ पर हो जाएगा आसानी से, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है जी द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ठीक है, कोलतार, पेट्रोलियम, बोथ। भाई यहाँ पर जो मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे आपके पास बोथ, ठीक है। देखो जो मेन सोर्सेज है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो क्या है जी? कोलतार, यहाँ पर आप लिख लो, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस एंड कोलतार, ठीक है। अगर नेचुरल गैस ऑप्शन में होता तो वो भी क्या होता? आपका करेक्ट ऑप्शन होता, राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन लैबोरेटरी इज। ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, यूरिया कंपाउंड की सिंथेसिस हुई थी सबसे पहले लेबोरेटरी में, और इसे जो डिस्कवर करने वाले, इसे प्रिपेयर करने वाले कौन थे? हॉलर साइंटिस्ट थे, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द नाइट्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास हम क्या बनाते हैं? सोडियम फ्यूजन टेस्ट, इसको हम एलई भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम फ्यूजन टेस्ट को एलई। देखो हम लैब में जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेक्शन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते हैं? एलई, दैट इज सोडियम फ्यूजन टेस्ट, है ना। हम क्या करते हैं? एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम सोडियम मेटल को प्लेस डाउन करते हैं, है ना, सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस। फिर उसे क्या करते हैं? फिर हम इस ट्यूब को, जो कैपिलरी ट्यूब है, इसे हम हीट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर साथ में सॉरी एक हम क्या डालेंगे? पिंच ऑफ कंपाउंड भी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? पिंच ऑफ कंपाउंड, ठीक है। फिर हम उसे क्या करते हैं? रेड हॉट होने तक हीट करते हैं, जब तक हमारी ये कैपिलरी ट्यूब रेड सॉरी फ्यूजन ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब नहीं है जी, ये क्या है जी? फ्यूजन ट्यूब, ठीक है। तब तक, जब तक हमारी रेड हॉट ना हो जाए, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं? एक चाइना डिश लेते हैं, चाइना डिश के अंदर ऑलरेडी पहले से क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो 10 ml वाटर है, फिर उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं? इन जो फ्यूजन ट्यूब्स होती है इनको इसके अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। इसके अंदर जब रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? आपकी टूट जाएंगी। और फिर हम इस मिक्सचर को, जो ये 10 ml में ये फ्यूजन ट्यूब हमने ऐड यहाँ पर ऐड की है, ब्रेक डाउन करवा दी है, तो फिर हम इसको क्या कर लेते हैं? यहाँ पर इसकी हीटिंग कर देते हैं और इसको कंसंट्रेटेड बना लेते हैं, ठीक है। और फिर देन हम इसको फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने पर जो आपको ऑब्टेन होता है वो हमारा होता है जी एलई, ठीक है। एलई, लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा ऑन फिल्ट्रेशन। अब उसने ये कहता है कि उसने हमसे पूछा कि भाई जो हमारे पास नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो किस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है? सोडियम, कार्बन तो होगा ही जी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन क्या होता है? प्रेजेंट होता है, राइट। अब अगर देखो, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन भी हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ठीक है, यहाँ पर इनके मिक्सचर से सोडियम साइनाइड, ठीक है, NaCN, इसे हम क्या कहेंगे जी? सोडियम साइनाइड, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपका हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा जी? ऑप्शन बी, ठीक है, सोडियम साइनाइड, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी विच इज प्योरिफाइड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से कौन कौन से हमारे जो है वो प्योरीफाई हो सकते हैं जी? देखो नैप्थलीन बिल्कुल सही है, सब्लिमेशन हो जाती है। एंथ्रासीन की भी, बेंजोइक एसिड की भी। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ये तीनों ही सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो अंडर सब्लिमेशन जाते हैं, है ना। ये सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। उसके बाद है जी कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय, ठीक है, इसका आंसर रहेगा लिबिग्स मेथड,
ठीक है। इससे हम कार्बन एंड हाइड्रोजन को एस्टिमेशन करते हैं, मींस इसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है। कोरियस मेथड से हम हेलोजन की एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। किसकी एस्टिमेशन करते हैं, हेलोजन की। और ड्यूमास मेथड और एक होता है जल्डाल मेथड, उन दोनों से हम एस्टिमेशन करते हैं जी नाइट्रोजन की। तो ये आप याद रखना, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन की जाती है। अब हम ये भी यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि जो लिबिग्स मेथड होता है वो होता क्या है, ठीक है। लिबिग्स मेथड में हम करते क्या है, लिबिग्स मेथड में क्या होता है जी, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास होगा कॉपर ऑक्साइड। क्या होगा जी, कॉपर ऑक्साइड। जैसे कि हमारे पास हमने क्या ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन तो होगा ही, है ना। कार्बन की एस्टिमेशन कर रहे हैं ना इससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसे हमने किसके साथ हीट करा दिया, विद कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट होने पर ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कॉपर ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, कॉपर, ठीक है। और जब हाइड्रोजन होगा जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना देगा, वाटर, और यहाँ पर कॉपर, ठीक है। मीन्स हमें हाइड्रोजन का पता चलेगा वाटर के अमाउंट से, और कार्बन का हमें पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट से, ठीक है। हम हमें अगर निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे जी, देखो 12 अपॉन में 44, अभी मैं इसको समझाऊंगी कैसे आएगा, इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन में आपके पास कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपने कंपाउंड लिया है, मास ऑफ सब्सटेंस, और इनटू में क्या कर दोगे जी, 100, ठीक है। देखो क्यों, आप ऐसे लिखोगे, जैसे सपोज करो आपके पास ये CO2 है, CO2 क्या है, इसका मोलर मास क्या होता है, 44 ग्राम। तो हमें पता है 44 ग्राम CO2 कंटेन, ठीक है, 44 ग्राम CO2 कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन्स, ठीक है। इसके अंदर कार्बन कितना है, 12 ग्राम है। तो 1 ग्राम CO2 कंटेन, ठीक है, 12 अपॉन 44। अब यहाँ पर देखो जितने भी जितना CO2 का मास कलेक्टेड होगा, ठीक है, मान लो मास ऑफ CO2 कलेक्टेड x है, x है, तो आप फिर क्या लिखोगे, x ग्राम CO2 कंटेन, ठीक है, 12/44 इंटू में x, ठीक है। पर ये x किससे बनेगा, x बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये इस पे डिपेंड करेगा, है ना, कि कितना बनेगा। तो इसलिए हमने डिवाइड क्या किया इसे मास ऑफ सब्सटेंस से, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली ये निकालना है ना कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी कार्बन प्रेजेंट है, और फिर परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई बाय में 100, ठीक है। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन के लिए भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट होगा कितने में, 18 ग्राम वाटर में, इनटू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर अपॉन में क्या जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे जी, यहाँ पर इसको 100 से, राइट। इसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते, मैंने मल्टीप्लाई कर लेना जी 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये हमारे पास हो जाता है जी लिबिग्स मेथड, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन पेट्रोलियम इज हीटेड ग्रेजुअली फर्स्ट बैच ऑफ वेपर्स इवॉल्व्ड विल बी रिच इन एंड गिव्स अप, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जी, ये लर्निंग क्वेश्चन है हमारे पास, पेट्रोलियम ईथर, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास ये रहेगा, पेट्रोलियम ईथर। अब देखो इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी आपके पास, क्योंकि कैरोसिन डीजल ये नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है। उसने बोला है कि वेपर इवॉल्व विल बी रिच, ठीक है, रिच किस में होगा, पेट्रोलियम ईथर में। तो ये हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो अगर हम, ठीक है, अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं टीजीटी एग्जाम के लिए, और अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ 11th और 12th लेवल तक हम अगर प्रिपेयर करके चले जाएं तो हमारा जो एग्जाम है वो इजीली क्रैक हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि टीजीटी एग्जाम के लिए जैसा कि हम रीसेंट एग्जाम्स देख रहे हैं, उनका लेवल बहुत अप आ रहा है, और लेवल अप को देखते हुए आपको प्रिपेयर करना चाहिए ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है।
ग्रेजुएशन लेवल तो आपको प्रिपेयर करना ही है, साथ में आपको कुछ टॉपिक्स स्टडी करने हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, राइट। ठीक है, तो आपको टीजीटी एग्जाम के लिए भी आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का स्टडी करके जाना है। सेकंड थिंग आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, जो हमारी जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक या हम पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हैं टीजीटी एग्जाम के लिए, ठीक है, फुल गाइडेंस के साथ, तो आप आज ही ज्वाइन करें बंसल एकेडमी। जो बंसल एकेडमी है वो आपको प्रोवाइड करवाती है लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा, साथ में आपकी यहाँ पर लाइव क्लासेस भी रहती है, अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, है ना। बिकॉज क्योंकि काफी जो होते हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं, कुछ वर्किंग होते हैं तो वो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ओनली रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल रहता है। बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास, तो उसमें हमें बहुत ही, जो लाइव क्लास का है, लाइव क्लास का जो मेन एडवांटेज हमें रहता है वो ये रहता है कि हम अपने डाउट साथ के साथ वहां पर पूछ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो लाइव क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। आपको मॉक टेस्ट एवरी वीक, हमारा क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है, जिसमें आपका जितना भी टॉपिक आपका क्लास में हुआ है उसका आपका टेस्ट रहता है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाती है। तो अगर आप भी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए बंसल एकेडमी। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर हम सारी की सारी जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी फॉरेन ऑथर्स की बुक है, ठीक है, जैसे कि एटकिंस हो गई, हमारी जेरी मार्च, ठीक है, हम वो सभी यूज करते हैं यहाँ पर अपना कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको कंटेंट में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। आप खुद एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए बंसल एकेडमी। थैंक यू सो मच।